हेलो गाइस, वेलकम। और देखिए आगे आज अपन लोग स्टार्ट करते हैं क्लास 11th का जो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस चैप्टर है उसका आगे का पार्ट। ठीक है, तो देखो सबसे पहले तो एक चीज़ आप देखो, आज का सेशन है वो थोड़ा सा लंबा होगा वो, क्योंकि शायद 3 सवा 3 घंटे का सेशन मैं आज लगाने जा रहा हूँ। और इसके अलावा एक चीज़ ये बोल रहा था मैं कि जो आपका केटीजी है उसके बारे में आज थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। मतलब कोई टॉपिक नहीं होगा, मैं आपको ऐसे ही इन जनरल चीज़ें हैं वो काफ़ी अच्छे तरीके से बता पाऊँगा। तो लेट्स स्टार्ट। ओके, सो कंटिन्यू करते हैं आगे। देखिए, ठीक, आई होप अब ये स्टेबल हो गया। ठीक, आगे अगर बात करते हैं सबसे पहले, तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ आइडियल गैस के बारे में। आइडियल गैस एंड आइडियल गैस इक्वेशन। ठीक, सबसे पहले तो ये सुनो कि आपका आइडियल गैस क्या होती है। तो आइडियल गैस एक ऐसी गैस जो मैक्सवेल की काइनेटिक थ्योरी ऑफ एजम्पशन, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस की एजम्पशन को अगर फुलफिल करती है, जो 7 और 8 एजम्पशन हमने शुरू में पढ़ी थी इस चैप्टर में, उन सभी को अगर अच्छे से फुलफिल करती है तो उसको अपन लोग क्या बोलते हैं, उसको अपन लोग बोलते हैं आइडियल गैस। तो ये आपको अच्छे से माइंड में रखना है कि व्हाट इज़ आइडियल गैस। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अब इसके बाद आइडियल गैस इक्वेशन वगैरह की बात करते हैं। देखो सबसे पहले तो एक चीज़ सुनो, आइडियल गैस के बारे में अलग अलग साइंटिस्ट ने कुछ लॉ दिए थे। पहले उन लॉज को हम लोग समझेंगे और उसके बाद में आगे आइडियल गैस इक्वेशन को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इसके अंदर मेनली आता है एक चार्ल्स का लॉ, चार्ल्स लॉ। दूसरा बॉयल्स लॉ। तीसरा गैलुसेक का लॉ। चौथा एवोगैड्रो रूल या एवोगैड्रो लॉ। पांचवा कौन सा रह गया, हाँ, मैक्सवेल्स डिफ्यूजन रूल, डिफ्यूजन रूल। ओके, इसके अलावा एक यूनिवर्सल गैस लॉ है, यूनिवर्सल गैस लॉ। एक आपका डाल्टन का पार्शियल प्रेशर का रूल है, डाल्टन्स पार्शियल प्रेशर रूल। और एक आपका कितने हो गए, चार्ल्स, बॉयल, गैलुसेक, 3 तो ये हो गए। एवोगैड्रो का हो गया, मैक्सवेल का डिफ्यूजन रूल हो गया, डाल्टन का पार्शियल प्रेशर हो गया, यूनिवर्सल। ठीक है, मैं एक बार इतने आपको डिस्कस करवाता हूँ। ठीक है, सबसे पहले आप ये देखो कि चार्ल्स का रूल क्या बोलता है। चार्ल्स रूल, चार्ल्स रूल ये बोलता है कि अगर आप कोई भी गैस है, ठीक है, उसका अगर आप प्रेशर कांस्टेंट कर दो, कोई भी गैस है उसका आप अगर प्रेशर है वो कांस्टेंट कर दो,
तो उसका वॉल्यूम उसके टेम्परेचर के क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है। ये बताया था आपके चार्ल्स ने क्या बोला था कि अगर किसी गैस का प्रेशर आप लोग कांस्टेंट कर देते हो तो उसका जो वॉल्यूम है वो उसके टेम्परेचर के क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है। इसका मीन ये हुआ कि अगर कोई चीज़ कांस्टेंट प्रेशर पे गर्म कर रहे हो तो धीरे धीरे वो साइज में बड़ी होगी, ठीक है, क्योंकि देखो वॉल्यूम का मतलब होता है उस चीज़ का एक टाइप से साइज, ठीक है, मतलब उसने जितना स्पेस में जितना वॉल्यूम है वो घेर रखा है, उस वॉल्यूम को एक टाइप से आप बोल सकते हो, उसका साइज बोल सकते हो। और टाइप ये आपका टेम्परेचर है, तो टेम्परेचर गर्म करने का सीधा सा मतलब हुआ किसी भी चीज़ को बॉईल करना। तो इसका मीन ये हुआ कि अगर आप कोई चीज़ को बॉईल करोगे तो उसका साइज बढ़ेगा, और ऐसा कब होगा, ऐसा तब होगा जब प्रेशर क्या हो, आपका कांस्टेंट हो। दैट इज़ द चार्ल्स रूल, ठीक है। और ये हम ऑब्जर्वेशंस देखते भी है अपनी डेली लाइफ में। अगर मैं आपको इसके मतलब चलो मैं एक एग्जांपल देता हूँ इसका। एक एग्जांपल ये है कि आप किसी बैलून है, गुब्बारा है, उसमें आप हवा भर के और उसको धूप में छोड़ देना, ठीक है, और थोड़ी देर बाद वो बर्स्ट हो जाएगा, फूट जाएगा वो, ठीक है। और अगर आप कोई बैलून के अंदर बहुत ही थोड़ी हवा भर के उसके अंदर उसको धूप में रखते हो तो वो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, ठीक है, अगर आप थोड़ी देर बाद देखोगे तो इसका मीन ये हुआ कि उसके अंदर का जो एयर था वो धूप में जैसे ही गर्म हुआ, टेम्परेचर उसका बढ़ा तो वॉल्यूम में चेंज हुआ, और वॉल्यूम में चेंज होने के कारण गुब्बारा है वो थोड़ा सा ज़्यादा फ्लावट में आ गया, है ना। तो दैट इज़ द चार्ल्स रूल, ये हुआ चार्ल्स रूल का मतलब। अच्छा, अगर आपका जो वॉल्यूम है वो टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल है तो इस कंडीशन में अगर इसको प्रोपोर्शनलिटी को इक्वलिटी में कन्वर्ट करूं तो V इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, KT, सीधी सी बात है। और यहाँ पर जो K है वो आपका क्या है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। तो K आपका जो है वो क्या है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। अच्छा, इसके अलावा अगर आगे और बात बताऊं मैं आपको तो यहाँ से आपका जो कांस्टेंट है वो क्या आएगा, V/T। और कांस्टेंट्स जो होते हैं ना उनकी वैल्यू कभी चेंज नहीं होती, ठीक है, हमेशा सेम रहती है। तो कोई भी मान लो गैस है, उसको सबसे पहले आपने V1 टेम्परेचर पे गर्म किया, T1 टेम्परेचर पे गर्म किया तो उसका वॉल्यूम V1 आएगा, और इन दोनों का डिवाइड करोगे तो कोई कांस्टेंट K। फिर उसी को आपने T2 टेम्परेचर पे गर्म किया तो आपका वॉल्यूम क्या आएगा, V2। बट इनका डिवाइड करने पे अगेन क्या आएगा, कांस्टेंट K। ये भी K है, ये भी K है, यानी ये दोनों आपस में क्या होने चाहिए, इक्वल। तो बस ये आपको ध्यान में रखना है। ये किसका रूल है, ये आपका रूल है चार्ल्स का। अब जो छोटे एग्ज़ाम होते हैं ना आपके, जैसे बोर्ड एग्ज़ाम मान लो, या और अगर मैं बताऊं तो मतलब स्टेट लेवल का कोई अगर यूनिवर्सिटी कंपटीशन मान लो तो उसके अंदर इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। वो आपको कोई या तो देखो वो आपको प्रेशर कांस्टेंट बोल देगा, वो आपको बोल देगा कि इतने ATM प्रेशर पे, इतने बार प्रेशर पे एक गैस का वॉल्यूम इतने से इतना कर देते हैं तो टेम्परेचर में कितने से कितना हो जाएगा, मतलब इनिशियल टेम्परेचर दे देगा, फाइनल टेम्परेचर पूछ लेगा। तो कहने का मतलब हुआ ऐसे क्वेश्चन दिखेंगे आपको, ठीक है, आपको पूछेगा ऐसा कुछ, तो वहाँ आपको V1/T1 इज इक्वल टू V2/T2 से कर देना है। अच्छा, V और T है वो अगर आपस में प्रोपोर्शनल है तो सीधी सी बात है, प्रोपोर्शनलिटी का कर्व है वो कैसा आता है, बिल्कुल सीधा। तो V और T का जो कर्व है वो बिल्कुल आपका सीधा आएगा, स्ट्रेट कर्व आएगा, एंड दैट इज द कर्व फॉर चार्ल्स रूल, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और, चलो यहाँ छोड़ो, इतने टेक्निकलिटीज ना तो आपसे पूछेंगे ना पूछो। तो चार्ल्स रूल है वो आपका ये है, अगर
ओके, सॉरी फॉर डिस्टरबेंस। तो अगर अपन बात करते हैं कहाँ था मैं, हाँ मैं यहाँ था, यहाँ ये आपका चार्ल्स रूल कंप्लीट हो गया, ठीक है। अच्छा एक चीज़ ध्यान रखना, मैंने आपको थर्मोडायनेमिक्स के अंदर भी ये चीज़ बताई थी और मैं यहाँ भी रिपीट कर रहा हूँ। देखो गैसेस कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है, गैसेस का नाम लेना कोई ज़रूरी नहीं है। दुनिया में हर चीज़ टेम्परेचर बढ़ाने पर अपने वॉल्यूम को एक्सटेंड करती है, ठीक है। कोई भी चीज़ है इस मतलब इस नेचर के अंदर, कोई भी चीज़ है, कोई भी कुछ भी चीज़, अगर उसका आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वो थोड़ा सा उसके वॉल्यूम में राइज होगा, ठीक है। अब वो राइज थोड़ा सा इतना भी हो सकता है कि आपको वो विजिबल हो, और वो राइज है वो इतना भी हो सकता है कि आपको वो दिखे ना, ठीक है। जैसे अगर आप दूध को गर्म करते हो तो उसके टेम्परेचर में राइज होने पे उसका वॉल्यूम बढ़ता है, दूध उफन जाता है, वहाँ आपको अच्छे से दिखता है वो चीज़, ठीक है, आपको पता लग जाता है कि हाँ देयर इज़ ए राइज इन मिल्क्स वॉल्यूम। बट पानी के अंदर आप गर्म करो तो आपको ज़्यादा ऐसा नहीं लगता, बट पानी भी फैलता है, बहुत कम फैलता है बट फैलता है, ठीक। और इसके अलावा मुझे याद नहीं, मैंने करवा दिया क्या आपको, एक वो था यार वो था क्या बोलते हैं उसको, लीनियर एक्सपेंशन था, ठीक है। मतलब जो आपका है ना कोई भी रोड वगैरह उसको गर्म करते हैं तो उसकी लेंथ में बढ़ोतरी होती है। देखो आपने देखा भी होगा ऐसा, अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, जैसे आपका जो लुहार होता है, ठीक है, उसको उसके पास कोई रिम है लोहे की, ठीक है, और अगर वो उस रिम को लोहे को लकड़ी के पहिए पे चढ़ाना चाहे तो वो पहले उसको गर्म करेगा और फिर ठोक पीट के उसके ऊपर सेट कर देगा। ऐसा उसने क्यों किया? क्योंकि गर्म करने से उसके वॉल्यूम में थोड़ा सा इंक्रीमेंट आएगा, और उसके बाद जब वो उसको उसके ऊपर चढ़ा देगा तो जैसे जैसे ठंडी होगी वो चीज़ तो वापस डिक्रीमेंट आएगा वॉल्यूम में, और जब वॉल्यूम वापस डिक्रीज होगा तो वो सिकुड़ेगा वो पहिया, ठीक है, और लकड़ी के ऊपर एकदम सेट आ जाएगा, है ना। तो इसीलिए जो कोई भी चीज़ है उसकी हर चीज़ की प्रॉपर्टी है, गैसेस का कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। अगर सीधी सी बात है, मैं आपको अगर इसमें इन जनरल अगर कहना चाहूँ तो देखो दो चीज़ें हैं। अगर आप कोई चीज़ का अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे, ठीक है, अगर प्रेशर कांस्टेंट है तब तो सारी एनर्जी है ना वो आपके वॉल्यूम बढ़ाने में काम में आ जाएगी, ठीक है। और अगर कभी प्रेशर कांस्टेंट ना है, मान लो कभी प्रेशर कांस्टेंट नहीं है, तो उस टाइम क्या होगा, उस टाइम कुछ एनर्जी तो वॉल्यूम बढ़ाने में काम में आ जाएगी और कुछ एनर्जी प्रेशर को राइज करने में काम में आ जाएगी। जैसे प्रेशर कुकर है, ठीक है, तो प्रेशर कुकर के अंदर अपन लोग सब्जी वगैरह बनाते हैं, अपन लोग कुछ मतलब कुछ खाना वाना बनाते हैं अपन लोग, तो उसमें होता क्या है, आप उसको गर्म करते हो ना तो उसमें वॉल्यूम में चेंज बहुत कम आता है, उसमें लगभग चेंज है वो किस में जाता है, प्रेशर में जाता है। टेम्परेचर बढ़ाने पर किस में चेंज आ जाता है, प्रेशर में चेंज आ जाता है। तो ये आपको चीज़ें थोड़ी सी ध्यान में होनी चाहिए। तो अगर आप कोई चीज़ को गर्म करोगे तो या तो उसका या तो उसका वॉल्यूम बढ़ेगा, ठीक है, गर्म करने से, या उसका प्रेशर बढ़ेगा, और या दोनों बढ़ सकते हैं, तीनों ही केस पॉसिबल है। वॉल्यूम कांस्टेंट है तो सीधा प्रेशर बढ़ेगा। जैसे हाँ, जैसे मैं अगर बताऊं कि सॉलिड जितनी भी चीज़ें हैं, और सॉलिड भी ऐसी चीज़ें जो फैल नहीं सकती, जैसे मान लो आपने प्रेशर कुकर के अंदर सब्जी बनाई, दाल बनाई मान लो, ठीक है, अब दाल में तो चलो पानी आ गया, मान लो कोई सूखी सब्जी अपने हिसाब से मान लो वो आपने बनाई, अब वो सॉलिड है, उसमें उसके साइज़ में चेंज नहीं हो सकता, ठीक है, तो वहाँ सारा का सारा जो आपका है वो प्रेशर को इंक्रीज़ करने में चला जाएगा, ठीक है। सारा जो आपका टेम्परेचर के कारण ड्राइवन फोर्स है या जो हाईली ड्राइवन टेम्परेचर है वो सारा का सारा किस में चला जाएगा, सारा का सारा वो चला जाएगा प्रेशर एक्सटेंड करने में। और अगर कोई चीज़ ऐसी है, जैसे दूध की अगर मैं बात करूं, तो दूध को गर्म करते हैं तब तो प्रेशर में भी चेंज आता है, और प्रेशर में उतना चेंज नहीं आता, वॉल्यूम में बहुत ज़्यादा चेंज आता है, ठीक है। तो वो तो उस चीज़ पे डिपेंड करता है कि इन हाउ वे द थिंग टेक्स इट, बट ऐसा होता है, ठीक है। वैसे एक चीज़ ध्यान रखो, अगर आप खुले बर्तन में दूध गर्म कर रहे हो ना तब प्रेशर कांस्टेंट ही होता है, और कितना 180 एम। सीधी सी बात है, अगर आप खुले में कोई चीज़ गर्म कर रहे हो तो उसमें सिर्फ एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो एक्ट करेगा, बाकी का कोई कुछ एक्ट नहीं करेगा। आई होप आपको चार्ल्स रूल है वो अच्छे से क्लियर हुआ होगा। मेरे हिसाब से
इससे बाहर तो चार्ल्स रूल नहीं आएगा कभी, ठीक है। तो आई होप यू डिड इट वेरी वेरी क्लियर एंड लेट्स रीड फॉरवर्ड इन आवर सिलेबस। ठीक है, आगे देखते हैं। डेस्ट्रोर था आज, पता नहीं किधर है। ओके, ठीक है, नेक्स्ट रूल देखते हैं। नेक्स्ट है आपका बॉयल रूल, बॉयल लॉ। ये है वैसे, चलो क्लास तो साइंस की है, बट एक चीज़ बताऊँ तुम लोगों को। देखो ये दो टर्म है, एक तो रूल और एक लॉ। और वैसे साइंटिफिक कोरेस्पोंडेंस में ये सही रहता है, वैसे भी यही सही है। रूल का तो कोई बहुत ही जनरल मीनिंग निकलता है। जनरल मीनिंग का मतलब ये हुआ कि रूल नाजायज़ जायज़ कैसा भी हो सकता है, ठीक है। रूल को बदला भी जा सकता है टाइप से, लेकिन जो एकदम सही होगा ना उसको फिर लॉ बोलते हैं, ठीक है। जैसे अगर मैं आपको बताऊं एग्जाम्पल कोई मैं आपको दूं, जैसे सीधी सी बात है, अगर डोरी दहेज इसको अपन लोग बोलते हैं, तो ये एक रूल बना रखा है, ठीक है। मतलब अपना जो सोसाइटी है उन्होंने एक रूल बना रखा है कि मतलब जैसे लड़की का विवाह होगा तो इतना वो उनको देना पड़ेगा, जो दूसरे वाले हैं, दूसरी पार्टी, उनको देना पड़ेगा। तो ये रूल है, ठीक है। और जैसे चोरी नहीं कर सकते आप मतलब आप कुछ चोरी नहीं कर सकते, कुछ ऐसा नहीं बोल सकते जिससे दूसरा कोई ऑफेंड होता हो, ठीक है। तो वो लॉ है, ठीक है, क्योंकि वो सभी तरीके से है, वो मतलब एक टाइप से वो सही है, उसको जस्टिसिएबल है। तो जो लॉ है वो जस्टिसिएबल होता है, और रूल है वो रूल गलत सही कैसा भी हो सकता है। तो बॉयल लॉ पे चर्चा करते हैं, क्योंकि देखो मैंने बहुत बार ऐसे देखा है, मतलब रूल के बारे में ये ऐसा देखा है मैंने, कई जगह लिखा हुआ, बुक्स में भी देखा है। चलो यहाँ तो नहीं, जैसे थंब रूल है, आगे आएगा आपका, आप जब 12th क्लास में होगे तो वहाँ एक आएगा मैग्नेटिक फील्ड का थंब रूल, तो वो फिर गलत है वहाँ पे एक टाइप से, वैसे देखा जाए तो। बट उसमें उसकी भी बात सही है, वैसे देखा जाए तो उसको थंब वाले को रूल बोलना ज़्यादा बढ़िया है, क्योंकि उसको फिर डायरेक्शन है ना, वो अपने हिसाब से नहीं मान सकते, वो वहाँ पर डायरेक्शन एक हिसाब से एक्ट करेगी। चलो छोड़ो, इसको करते हैं। हाँ, बॉयल लॉ बता रहा था मैं आपको। देखिए बॉयल लॉ के अंदर ये बोला था बॉयल ने, मैं यहाँ लिख देता हूँ जो हमने पढ़ लिया। एक तो हमने पढ़ लिया ये वाला, कौन सा, अगर प्रेशर चलो मैं प्रेशर को छोड़ो, वॉल्यूम प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के, ये हमने पढ़ लिया। जब प्रेशर कांस्टेंट हो, ये चार्ल्स बता के गया था, है ना। अब दूसरा बॉयल रूल के बारे में पढ़ते हैं। तो बॉयल रूल के बारे में अगर पढ़ते हैं, बॉयल रूल के बारे में आपको बताऊं तो बॉयल ने ये बोला था कि अगर किसी सिस्टम का टेम्परेचर है वो कांस्टेंट है, अगर किसी सिस्टम का टेम्परेचर अगर कांस्टेंट है तो उसका जो वॉल्यूम है वो प्रेशर के एंटी प्रोपोर्शनल होता है। या इसको इन जनरल ये नहीं लिखते, इसको इन जनरल ये लिखते हैं कि प्रेशर है वो उसके वॉल्यूम के क्या होता है,
एंटी प्रोपोर्शनल होता है। क्लियर? अच्छा, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मीनिंग ये हुआ कि अगर कोई चीज़ पर आप बाहर से प्रेशर बढ़ाओगे, ठीक है, बाहर से उस पर बहुत ज़्यादा प्रेशर लगाओगे तो उसके वॉल्यूम में क्या आ जाएगा? चेंज आ जाएगा। और चेंज भी कैसा आ जाएगा? कम हो जाएगा। यहाँ देखो एंटी प्रोपोर्शनल है ये दोनों, ठीक है। एंटी प्रोपोर्शनल का मीन हुआ दो थे, एक तो प्रोपोर्शनल और एक एंटी प्रोपोर्शनल। प्रोपोर्शनल का मतलब होता है एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा, ठीक है। जैसे आज आपके पापा की सैलरी 30,000 रुपये है और आपकी पॉकेट मनी 3,000 है, कल को पापा की सैलरी 60,000 होगी तो आपका भी बढ़ेगा, ठीक है। तो वो वाला जो एग्जाम्पल है वो प्रोपोर्शनलिटी का है। एंटी प्रोपोर्शनलिटी का मतलब हुआ कि एंटी प्रोपोर्शनलिटी का मतलब हुआ एक दूसरे का उल्टा, ठीक है। जैसे अगर आज आपके पास 60,000 रुपये है तो आपकी गरीबी है वो 80% है, कल को आपके पास 1,00,000 रुपये हो गए तो आपकी गरीबी घट जाएगी। तो पैसे बढ़ रहे हैं आपके पास और आपकी पुअरनेस है वो घट रही है, ठीक है। तो दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं एंड दैट इज़ द कंसेप्ट ऑफ एंटी प्रोपोर्शनलिटी, ठीक है। एंटी प्रोपोर्शनलिटी का मीन हुआ एक चीज़ अगर बढ़ेगी तो दूसरा नीचे जाएगा। एक माइनस प्रोपोर्शनलिटी भी होती है, वो अलग है। उसमें प्रोपोर्शनल तो होता है चीज़ें बट वो नेगेटिव में प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। जैसे अगर मैं बताऊं इसको इकोनॉमिकली अगर समझो तो अगर पुलिस है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट कंट्रोल रखेगी तो क्राइम है वो कम तो होगा बट वो नेगेटिव में कम होगा। चलो छोड़ो, आप नहीं समझोगे। ये ध्यान रखो, एक चीज़ बढ़ेगी दूसरी घटेगी तो इसका मीन आपका क्या हुआ? इसका मीन हुआ आपका बॉयल कॉन्सेप्ट। इसका मीन हुआ कि ये दोनों, एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा। अच्छा, इसको अगर आप जनरली भी समझ सकते हो, मैंने बताया ऑब्वियस सी बात है भी बाहर से अगर आप कोई चीज़ पे प्रेशर लगाओगे, ठीक है, अगर किसी चीज़ पे आप बाहर से प्रेशर लगाओगे तो ऑब्वियस सी बात है वो छोटी होगी, ठीक है। और अगर उस पे से प्रेशर हटाओगे तो सीधी सी बात है उसमें हाँ, उस पर प्रेशर कम करोगे तो उसके वॉल्यूम में इंक्रीमेंट आएगा। तो आई होप आपने अच्छे से इस चीज़ को समझा, ठीक है। क्लियर है ये चीज़? ठीक। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको और बता रहा था। यहाँ पे देखो, यहाँ पे वैसे तो तुम लोगों को इतना डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है बट मैं फिर भी तुम लोगों को बता देता हूँ। ये थोड़ा सा बहुत ही डीप कंसेप्ट है, अच्छे से समझना। इसको समझ में आए तो ठीक है, वरना मतलब वो मत करना, ज्यादती मत करना खुद पर। सुनो, मैं आपको ये बता रहा था कि इस नेचर के अंदर 3 स्टेट है, सॉलिड, लिक्विड और गैस, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज़ बताऊं, जो सॉलिड, लिक्विड और गैस है ना, ये तीनों स्टेट भी कोई ज़रूरी नहीं है कि ये गर्म करने से ही आए, ठीक है। देखो सीधी सी बात है, लोग ज़्यादातर ये बोलते हैं कि अगर आप सॉलिड को मेल्ट करोगे तो मेल्ट करने से क्या होगा कि वो पिघल जाएगा और लिक्विड बन जाएगा, और ज़्यादा मेल्ट करोगे तो भाप बन के उठ जाएगा। तो मेल्ट करना ज़रूरी है कोई चीज़ भी को पिघलाने के लिए, वेपर बनाने के लिए, लिक्विड बनाने के लिए, बट नो, इट इज़ नॉट ट्रू, ठीक है। मैं आपको एक कॉन्सेप्ट और बताता हूँ, ठीक है। मैं आपको एक कॉन्सेप्ट ये बताता हूँ, आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा, नॉर्मल सा कॉन्सेप्ट है कि कोई भी सॉलिड होता है ना, ठीक है, कोई भी सॉलिड होता है तो उस सॉलिड के जो मॉलिक्यूल्स है वो सबसे पास पास होते हैं, ठीक है। और कोई भी आपका जो लिक्विड होता है, कोई भी आपका जो लिक्विड होता है उसके मॉलिक्यूल्स सॉलिड की बजाय एक दूसरे से दूर दूर होते हैं, ठीक है। उसके मॉलिक्यूल्स जो है वो सॉलिड की बजाय एक दूसरे से दूर दूर होते हैं, और गैस के मॉलिक्यूल्स है वो सबसे दूर दूर होते हैं, ऐसा, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज़ बताऊं, एक चीज़ मुझे बताओ, ये अपनी जो नेचर है इसमें सीज के मतलब समुद्रों के अंदर बहुत ज़्यादा पानी पड़ा है, ये पानी है, मान लो, ठीक है। ये पानी पानी की स्टेट में क्यों है? ये पानी गैस की स्टेट पे क्यों नहीं है? ठीक है। देखो कई बार आप सुनते भी हो, जैसे मैं आपको अगर एग्जांपल बताऊं, देखो ये हमेशा ये क्यों नहीं होता। आप कभी भी कोई अच्छा आर्टिकल पढ़ना, न्यूज़पेपर पढ़ना कोई,
उसके अंदर आप एक चीज़ हमेशा देखोगे, आप कभी गौर करना, जैसे मान लो कभी हेडलाइन आएगी तो आपको ये कभी नहीं मिलेगा कि हमें मंगल ग्रह पे पानी मिला, या तो आपको वो ये देगा कि मंगल ग्रह पर मार्स पर वाटर मॉलिक्यूल्स का डिस्कवरी हुआ है, या वो ये बोलेगा कि मार्स पे हमने वाटर वेपर देखी है। ठीक है, वाटर वेपर देखी है। या पीछे ही एक न्यूज़ आई थी कि वो एक था, मतलब केपलर 31 ऐसा कुछ था, वो ऐसा एक प्लैनेट था, और जो साइंटिस्ट है उन्होंने ये क्लेम किया था कि इस पे हमें वाटर वेपर मिली है। ठीक है, तो किसी भी जगह वाटर क्यों नहीं मिलता, वाटर वेपर के रूप में क्यों मिलता है, जबकि अर्थ पे वाटर है, वो वाटर वेपर ना होकर वाटर एकदम पानी की स्टेट में प्रेजेंट है, लिक्विड स्टेट में प्रेजेंट है। और कोई प्लेनेट है ना, दिक्कत यही है, दिक्कत यहीं आके है आपको, मतलब देखो हर जगह पानी मिलना ज़रूरी नहीं है, लिक्विड स्टेट में नहीं मिलता पानी, बहुत जगह क्या पता मिल जाएगा आपको, H2O के मॉलिक्यूल्स मिल जाएंगे, बट मेन दिक्कत ये है कि वहाँ पे वाटर वेपर के रूप में मिलता है, वाटर लिक्विड के रूप में नहीं मिलता। अच्छा, अब ये सुनो, वाटर है वो लिक्विड की स्टेट में वहाँ क्यों नहीं मिलता, सॉलिड की स्टेट, सॉरी गैस की स्टेट में क्यों मिलता है? इसका रीज़न ये है, जैसे अर्थ है, अर्थ के ऊपर लिक्विड है, वो लिक्विड की स्टेट में क्यों है? लिक्विड स्टेट में इसलिए है क्योंकि धरती के ऊपर की बहुत सारी गैसें, अर्थ के ऊपर की बहुत सारी गैसें हैं, वो मिलकर इस लिक्विड पर एक फोर्स लगा रही है 1 एटीएम। ठीक है, और ये 1 एटीएम प्रेशर इतना ट्रिमेंडस प्रेशर है, इतना बड़ा प्रेशर है कि ये जो यहाँ के जो मॉलिक्यूल्स है ना, इसके मॉलिक्यूल्स हैं, इनको ये दबा के रखते हैं, एकदम इनको एकदम प्रेस करके रखते हैं, इनको एकदम दबा के रखते हैं नीचे, और इतना दबा के रखते हैं कि ये ऊपर उठ के वेपर ना बन जाए। ठीक है, अगर अर्थ है वो थोड़ी सी दूर होती सन से तो क्या होता, तो इसकी ग्रेविटी थोड़ी सी कम होती, ग्रेविटी थोड़ी सी कम होने के कारण इसके ऊपर जो एटमॉस्फेयर की गैसेज है वो उतने वॉल्यूम में नहीं होती जितने वॉल्यूम में आज है, इसलिए प्रेशर भी 1 एटीएम ना होके आधा एटीएम के लगभग होता अगर अर्थ है वो सन से थोड़ी सी दूर होती। ठीक है, अगर आधा एटीएम होता ना तो ये आधा एटीएम इन वाटर मॉलिक्यूल्स को ढंग से दबा नहीं पाता, और उस केस में ये सारे मॉलिक्यूल्स है ये ऊपर उठ जाते और दूर दूर हो जाते, और जब किसी चीज़ के मॉलिक्यूल्स है वो दूर दूर हो जाते हैं तो उस टाइम उसकी स्टेट है वो कौन सी बन जाती है, उस टाइम उनकी स्टेट बन जाती है गैसेस। तो मेन रीज़न ये है। ठीक है, जैसे आप सुनोगे, जैसे अगर मैं आपको बताऊं, जैसे जुपिटर है आपका, तो जुपिटर के ऊपर मीथेन गैस प्रेजेंट है। ठीक है, अब मीथेन गैस वहाँ पे प्रेजेंट है, वो आपको हरे कलर का दिखाई देता है, वहाँ पे मीथेन वेपर में क्यों प्रेजेंट है? वेपर में इसलिए प्रेजेंट है क्योंकि वो अर्थ से, सन से बहुत ज़्यादा दूर है, और दूसरी बात वैसे ग्रेविटी तो उसकी काफ़ी ज़्यादा है, बट उसके ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर उतना नहीं है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर उस पर नहीं है। देखो सीधी सी बात है, मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, गैस के मॉलिक्यूल्स इतने छोटे होते हैं कि वो ग्रेविटी से तो अफेक्ट ही नहीं होते। ठीक है, ये बात हम पढ़ चुके हैं किसके अंदर, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस की एंजप्शंस के अंदर, ये चीज़ हम पढ़ चुके हैं। अच्छा, बट फिर उनको होल्ड करके रखता कौन है? तो वो रखता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो अगर सफिशिएंट नहीं है किसी भी प्लेनेट पे, तो वहाँ के मॉलिक्यूल्स है वो वेपर फॉर्म में रहेंगे, और अगर कहीं पे बहुत ज़्यादा प्रेजेंट है तो वहाँ के मॉलिक्यूल्स है वो सॉलिड या लिक्विड स्टेट में रहेंगे। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। कोई भी अपने अर्थ पे लिक्विड है, वो लिक्विड स्टेट में क्यों प्रेजेंट है? वो इसीलिए प्रेजेंट है क्योंकि ऊपर से बहुत सारी गैसेज है वो एक अच्छा प्रेशर लगा रही है, और प्रेशर लगा के चीज़ों को इस हिसाब से मेंटेन कर रही है कि उसका वॉल्यूम इतना ही रहे कि स्टेट कौन सी बनी रहे, लिक्विड बनी रहे। ठीक है, अगर कल को वो प्रेशर कम हो गया तो मॉलिक्यूल्स दूर दूर चले जाएंगे, मॉलिक्यूल्स अगर दूर दूर चले जाएंगे तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा,
बहुत ज़्यादा, जैसा कि कौन बोल रहा है, बॉयल बोल रहा है, ठीक है। और वॉल्यूम ज़्यादा होने पे मॉलिक्यूल्स है वो दूर दूर आ जाएंगे, और अगर मॉलिक्यूल्स है वो दूर दूर आ गए कभी, तो उस कंडीशन में आपका जो ये है, क्या बोल रहा था मैं, स्टेट है, वो वेपर से निकलकर कौन सी बन जाएगी, लिक्विड बन जाएगी। तो दैट इज़ द कॉन्सेप्ट, दैट इज़ द फिनोमिना, ठीक है। ये तो अलग ही बात है, मैंने मेरे ऐसे दिमाग में आ गई इसलिए मैंने बता दी। ये मैंने इसलिए बताई है क्योंकि एक बार एक बड़े एग्ज़ाम में क्वेश्चन आया था। देखो वो एग्ज़ाम ही बाद में थोड़ा सा विवादित रहा था, तो आई विल नॉट प्रोनाउंस द नेम। ये क्वेश्चन आया था कि मेल्टिंग पॉइंट पे प्रेशर का इफ़ेक्ट बताओ। मतलब कोई चीज़ है उसको मेल्ट करते हैं, ठीक है, हाँ, कोई चीज़ को मेल्ट करते हैं और अगर उस पर प्रेशर और लगा दें तो उस पर क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा मेल्टिंग पॉइंट पे, ठीक है। ऐसा कुछ एक क्वेश्चन था, तो उसका आंसर है वो ये है, ठीक है, कि अगर किसी चीज़ के मेल्टिंग पॉइंट पे अगर प्रेशर का इफ़ेक्ट है, अगर प्रेशर कम होगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा तो अगर वो चीज़ सॉलिड है और वॉल्यूम बढ़ेगा तो वो लिक्विड बन जाएगी, ठीक है, और अगर वो लिक्विड है तो वो गैस हो जाएगी, ऐसा कुछ। चलो वापस बॉयल रूल पे आते हैं। ओके, आगे कंटिन्यू करते हैं। हाँ सुनो, तो ये आपका कौन सा हो गया, बॉयलर रूल हो गया। अब यहाँ अगर मैं कांस्टेंट लगाना चाहूँ तो P इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट K 1/V, और PV इज इक्वल टू आपका क्या आ गया, कांस्टेंट, सही है। अच्छा, इसके अलावा अगर अपन बात करें तो जैसे मैंने पहले लिखा था कि कांस्टेंट है वो हमेशा इक्वल होता है, तो किसी चीज़ का अगर P1 V1 है वो हमेशा इक्वल होगा P2 V2 के, P3 V3 के, Pn Vn के। तो दैट इज द फॉर्मूला। कर लोगे ना। अच्छा, अगर इसके कर्व की बात करें तो एंटी प्रोपोर्शनलिटी का जो कर्व है वो ऐसा कुछ आता है, ये आपका P, ये आपका V, ऐसा कुछ, ठीक है। अगर P बहुत ज़्यादा है तो V बहुत कम होगा, देख लो चाहे आप खुद, और अगर P बहुत कम है तो उस कंडीशन में V काफ़ी ज़्यादा होगा। दैट इज़ द कर्व ऑफ एंटी प्रोपोर्शनलिटी, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और यहाँ पर, एक चीज़ मैं आपको ये बता रहा था यहाँ पर कि अगर आपको कर्व पूछ ले P और 1/V में, ठीक है, अगर आपको P और V में कर्व ना पूछे, आपको जो कर्व है वो पूछ ले P और 1/V में, तो उस कंडीशन में जो आपका कर्व है, देखो 1/V और P इनके बीच में तो प्रोपोर्शनल ही है, P और V है वो एंटी प्रोपोर्शनल है, P और 1/V तो प्रोपोर्शनल है, ऐसा सा साइन है उनके बीच में तो प्रोपोर्शनलिटी का। तो P और 1/V का कर्व है वो हमेशा क्या आएगा, स्ट्रेट ही आएगा। क्लियर? तो ये आपको पता होना चाहिए। अब इसके अंदर देखो दो चीज़ें हैं, इसके अंदर आपको P और V का कर्व पूछे तो भी यही है, और V और P का पूछे तो भी यही है, ठीक है, और V और 1/P का पूछे तो भी यही है, ठीक है। वैसे एक चीज़ बताऊँ मैं आपको, देखो कई बच्चे ये जैसे मतलब गलती नहीं बोल सकते। देखो फिजिक्स के अंदर एक ट्रेंड है, अगर आपको कभी भी आए ना एग्ज़ाम के अंदर कि आप किसी चीज़ का PV कर्व बनाओ, छोड़ो PV को छोड़ो, कभी आपको एग्ज़ाम के अंदर चाहे 11th 12th कभी भी लाइफ में अगर आपको ये क्वेश्चन पूछ ले कि आप किसी चीज़ का जैसे RD कर्व बनाओ,
ठीक है, अभी एक एक्सिस पे आर आएगा, एक एक्सिस पे डी। तो पहला वाला जो होता है ना वो जनरली वाई एक्सिस पे लेते हैं और दूसरे वाला एक्स एक्सिस पे। देखो ये रूल नहीं है, ये कोई ऑफिशियल रूल नहीं है, बट मैंने आज तक अपनी लाइफ में 90% बुक्स में देखा है वो ऐसा ही है। ठीक है, अगर आपका जो पहले दिया हुआ है वो मेजर केसेस में 90% प्लस केसेस में आपका जो है वो उस पे लेते हैं वाई एक्सिस पे। देख लेना चाहिए, आप आजमा के देखना, बुक्स वगैरह खंगालना और उनमें सारे ग्राफ है उनको देखना किस तरह से नेमिंग है। ठीक है, आप समझ जाओगे क्या बोल रहा हूँ मैं। ठीक है, बाकी देखो कोई वो नहीं है, एक मतलब कोई यूनिवर्सल रूल नहीं है, आप कैसा भी कर सकते हो। यू आर फ्री टू यूज़ योर आउन ब्रेन। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे देखते हैं आपका नेक्स्ट आपका है गैलुसेक रूल। ये हो गया, ये हो गया, मैंने मिटा दिया क्या यहाँ पे, v प्रोपोर्शनल टू t, p प्रोपोर्शनल टू 1/v। तीसरा आपका है गैलुसेक रूल, लो या गैलुसेक रूल, ये देखो आप। सॉरी, हाँ, $LLUS, ये ऐसे ही लिखा जाएगा। ये गेल नहीं है, ये गेल है, यहाँ था ये। और ठीक है भी, ये मतलब फ्रांस के थे ये, और साउथ अफ्रीका में आगे इनका वो हुआ, मतलब लालन पालन जो भी आप बोलते हो, और इनका नेम है वो ऐसे ही लिखा जाता है उनकी लैंग्वेज में। ठीक है, जैसे तो यू के ऊपर वो 2 बिंदु से और आते हैं, मैंने ये देखा था, मतलब ये उनकी लैंग्वेज में देखा था कहीं पे। और वैसे एक मैं आपको बताऊं, एक वुमेन क्रिकेट की प्लेयर है सुने लुस लुस, उनका भी नाम ऐसे ही लिखा जाता है। ठीक है, तो सिमिलैरिटीज़ भी बहुत हैं। तो आगे अगर बात करें इस रूल के बारे में, तो देखो गैलुसेक ने ये बोला था कि अगर किसी चीज़ का वॉल्यूम कांस्टेंट है, ठीक है, अगर किसी चीज़ का वॉल्यूम अगर कांस्टेंट है तो उस कंडीशन में उसका जो प्रेशर है वो उसके टेम्परेचर के क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है। ये बोला था कि अगर किसी चीज़ का वॉल्यूम अगर कांस्टेंट है तो उस कंडीशन में उसका जो प्रेशर है वो उसके टेम्परेचर के क्या होगा, प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, यहाँ भी अब वही चीज़ है, इसको आप इक्वल कर दो KT, P1/T1 इज इक्वल टू P2/T2 इज इक्वल टू PN/T। ठीक है, कर्व वगैरह अब तक तो आपको बनाना आ गया होगा, चाहे T या P के बीच में कर्व पूछ ले तो वो भी स्ट्रेट आएगा, और अगर P और T के अगर बारे में कर्व पूछ ले वो भी आपका क्या आएगा, स्ट्रेट आएगा। दोनों तरह के कर्व है वो स्ट्रेट ही आएंगे। ठीक है, तो गैलुसेक रूल है वो आपका क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अच्छा, नेक्स्ट है आपका एवोगैड्रो रूल, ये वाला, इसको देखते हैं। ठीक है, देखते हैं इसको। हाँ, एवोगैड्रो रूल,
अच्छा, जो आपका एवोगैड्रो रूल है ना, उसमें ये बोला था कि किसी भी गैस का वॉल्यूम है वो उतना ही ज़्यादा होगा जितने ज़्यादा उस गैस के अंदर मॉलिक्यूल्स होंगे। एक गैस के अंदर अगर 50 मॉलिक्यूल्स है तो उसका वॉल्यूम कम होगा, अगर किसी गैस के अंदर अगर 100 मॉलिक्यूल्स है तो उसका जो वॉल्यूम है वो ज़्यादा होगा। तो ये आपका एवोगैड्रो रूल है, सिंपल सा। ठीक है, कई जगह आपको ये भी लिखा हुआ मिलेगा कि किसी गैस का वॉल्यूम है वो उसके नंबर ऑफ मोल्स के क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है। ये भी आपको मिलेगा लिखा हुआ, सिमिलियर चीज़ है, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि अगर मैं आपको बताऊं तो जो आपका मोल्स आपके होते हैं उसका फॉर्मूला होता है किसी भी गैस का वेट, ठीक है, और बाई में उसका मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है, अच्छा फिर सेम कैसे, भी सीधी सी बात है, कोई गैस है जैसे नाइट्रोजन गैस है, तो नाइट्रोजन गैस N2 का जो मॉलिक्यूलर वेट है वो कितना है, 28 है, और मैं आपको उस गैस का वेट दे दूं भी 56 ग्राम गैस ले लिया आपने, तो वेट बाई मॉलिक्यूलर वेट 56/28 कितने मोल्स आ गए, 2 मोल्स। अच्छा, अगर मैं उस गैस के आपको थोड़े से ज़्यादा मॉलिक्यूल्स दूं, भी मैं आपको गैस है उसके थोड़े से ज़्यादा मॉलिक्यूल्स दूं, तो ऑब्वियसली मैं क्या करूँगा, आपको थोड़ा सा ज़्यादा वेट डाल के दे दूँगा। आप अगर मुझसे मांगोगे कि मुझे थोड़ी सी और गैस चाहिए, ज़्यादा गैस दो, तो मैं ज़्यादा गैस दूंगा तो उसमें मॉलिक्यूल्स भी तो ज़्यादा ही आएंगे, और मॉलिक्यूल्स ज़्यादा आएंगे तो वेट भी ज़्यादा आएगा। मान लो मैंने आपको दे दिया 112 ग्राम गैस, ठीक है, तो उस कंडीशन में 112/28, 28 चौका 112, कितना आ गया आंसर, 4। तो सीधी सी बात है, जैसे जैसे वेट बढ़ रहा है, जैसे जैसे मॉलिक्यूल्स बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे आपके क्या बढ़ रहे हैं, आपका एन भी बढ़ रहा है, नंबर ऑफ मोल्स भी बढ़ रहे हैं। तो आप ये भी बोल सकते हो कि जो आपका वॉल्यूम है वो नंबर ऑफ एटम्स के प्रोपोर्शनल होता है। आप ये भी बोल सकते हो कि किसी भी गैस का वॉल्यूम उसके मोल्स के प्रोपोर्शनल होता है। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ एटम और मोल्स अपने आप आपस में प्रोपोर्शनल है। ज़्यादा मोल होंगे ज़्यादा एटम्स मिलेंगे गैस के अंदर, कम मोल होंगे कम एटम्स मिलेंगे। क्लियर है? ठीक है, आई बात समझ में? अच्छा, वो नॉर्मल चीज़ें तो आपको पता ही होगी कि मोल का फॉर्मूला होता है वेट बाई मॉलिक्यूलर वेट, और कोई भी गैस का जो 1 मोल होता है उसके अंदर 6.023 इंटू 10⁻23 एटम्स होते हैं। ठीक है, किसी भी मोल के अंदर 6.03 इंटू 10⁻23 एटम्स होते हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है, एक मोल के अंदर इतने एटम होते हैं। वैसे 6 इंटू 10⁻23 बोलते हैं। ठीक है, इतने एटम्स होते हैं कोई भी गैस के अंदर। ठीक है, नाइट्रोजन गैस है N, तो उसके अंदर इतने एटम, N2 गैस है तो उसके अंदर इतने मॉलिक्यूल। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। अच्छा, एक चीज़ और यहाँ मैं आपको बताऊँ, ये जो नंबर है ना 6.023 या 6 इंटू 10⁻23, इसको बोलते हैं एवोगैड्रो नंबर। ठीक है, क्योंकि सबसे पहले ये एवोगैड्रो ने कैलकुलेट किया था कि अप्रोक्सीमेट एक गैस के अंदर, एक कोई भी गैस के 1 मोल के अंदर कितने एटम्स होते हैं। ठीक है, तो ये सबसे पहले एवोगैड्रो ने कैलकुलेट किया था, और ये होते हैं 1 मोल के अंदर 6 इंटू 10⁻23। और कोई भी गैस का 1 मोल हो जाए उसमें एटम सेम ही होंगे। ठीक है, गैस का वेट वगैरह, मोल्स वगैरह अलग अलग, मोल्स तो अलग अलग नहीं पाएंगे, वेट अलग अलग हो सकता है। ठीक है, क्योंकि कोई गैस है उसका एक मॉलिक्यूल अगर भारी है, जैसे देखो हाइड्रोजन गैस है वो सबसे हल्की गैस है, उसका एक मॉलिक्यूल जमा ही हल्का होगा। ठीक है, क्योंकि उसके अंदर एक ही प्रोटॉन है, और एक प्रोटॉन ही है। ठीक है,
H2 के अंदर 2 प्रोटॉन है, H के अंदर 1 प्रोटॉन है, तो वो हल्की सी गैस होगी, उसके एक एटम में एक ही प्रोटॉन है। अच्छा, अगर आप आर्गन गैस लो तो उसके अंदर तो 28 प्रोटॉन है। तो सीधी सी बात है कि वेट अलग अलग हो सकता है गैस का, लेकिन अगर वो दोनों गैस के 1 मोल दोगे तो गिन लेना, चाहे दोनों में मोल एटम्स है वो कितने होंगे, 6 × 10⁻23। हाँ, एक गैस ज़्यादा भारी होगी, एक हल्की होगी। भारी वाली गैस है जो आपकी है उसका एक एटम ज़्यादा भारी होगा, हल्की वाली का ज़्यादा हल्का होगा, ठीक है। तो उस हिसाब से मैंने आपको बता दिया। बट 1 मोल में हमेशा कोई भी गैस हो सबके 6 × 10⁻³ एटम्स होते हैं। ये इतना क्लियर है? अच्छा, तो ये रूल आपको क्लियर हुआ होगा कि ये कर लो, ये कर लो। कर्व आपको अगर बनाने का बोलते हैं तो कर्व है वो कुछ ऐसा आएगा, वॉल्यूम है वो नंबर ऑफ एटम्स के प्रोपोर्शनल, या वॉल्यूम आपका है वो मोल्स के प्रोपोर्शनल। कर लोगे ना? तो ये आपका सिनेरियो है। आई होप आपको अवोगाड्रो का रूल है वो क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट अपन लोग देखते हैं मैक्सवेल्स डिफ्यूजन रूल, ठीक है। सो आगे नेक्स्ट है आपका मैक्सवेल्स डिफ्यूजन रूल। मैक्सवेल्स डिफ्यूजन रूल। ओके, इसको करते हैं। देखो, सबसे पहले तो डिफ्यूज़न होता क्या है? डिफ्यूज़न का मीन होता है किसी गैस का हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर अपने आप जाना, अगर उसको खुला छोड़ दो, ठीक है। जैसे परफ्यूम है आपका, ठीक है। परफ्यूम में क्या होता है, आप ऊपर से बटन को दबाते हो और बटन को दबाने पर जो स्प्रे है वो बाहर की तरफ, परफ्यूम है वो बाहर की तरफ उड़ता है, स्प्रे करता है, ठीक है। अगर आप परफ्यूम का ढक्कन खोल के रख दोगे तो परफ्यूम थोड़ी देर में वो बाहर से बोतल से उड़कर बाहर आ जाएगा। तो वो डिफ्यूज़न है। बोतल के अंदर बहुत ज़्यादा प्रेशर था और बाहर उतना प्रेशर नहीं है, तो सारा परफ्यूम है वो बाहर आ जाएगा। या अब अगर आप जैसे कोई भी ड्रिंक है, कोई भी सॉफ्ट ड्रिंक है, उसका अगर आप उसको ओपन करते हो तो जो गैसेज है वो बाहर आती है, क्योंकि फैक्ट्री वाले हैं वो हाई प्रेशर पे भरते हैं बोतल के अंदर गैस को, ताकि वो पिचके ना, ट्रांसपोर्टेशन के ड्यूरिंग वो पिचके ना। और इसके अलावा जैसे गैसेज है वो एक टाइप से किसी भी चीज़ के कंजर्वेशन का भी काम करती है, मतलब पॉइजनिंग नहीं होने देती। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो एक मतलब चीज़ को ज़्यादा टाइम तक प्रिजर्व करने के लिए भी गैस हाई प्रेशर पे भर के देते हैं, ठीक है। तो अगर आप किसी सॉफ्ट ड्रिंक को खोलोगे तो खोलने के बाद उसका प्रेशर कम होगा, क्योंकि देखो प्रेशर कम कैसे होगा, जैसे बोतल का ढक्कन है वो आपने बंद कर रखा है। अगर आपने बोतल का ढक्कन बंद कर रखा है तो अब जो गैस है उसके पास फैलने के लिए बोतल जितनी जगह, ढक्कन खोल दोगे तो उसके पास पूरा आसमां है, ठीक है। अब सीधी सी बात है, अगर वॉल्यूम बढ़ गया, टेम्परेचर उतना ही है, तो क्या गिरेगा? प्रेशर गिरेगा। यही तो था अब तक जो रूल पढ़ के आए थे, V प्रोपोर्शनल टू 1/P, है ना। वॉल्यूम बढ़ा दिया, बहुत सारा वॉल्यूम दे दिया गैस को फैलने के लिए, तो प्रेशर गिरेगा। पहले प्रेशर हाई था, बाद में प्रेशर लो हो गया। तो किसी गैस को कोई भी गैस जब हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ बिना किसी एक्सटर्नल फोर्स के जाती है तो उसको बोलते हैं डिफ्यूजन। डिफ्यूजन,
ठीक है। आप बोलोगे सर हमने फोर्स तो लगाया ना, हमने ढक्कन खोला है एक्सेट्रा, वो नहीं चलता। वो चलने के लिए मैं एक एग्जांपल देता हूँ। आप जिसकी बात, मैं जिसको बता रहा हूँ ना, जहाँ फोर्स लगाने की ज़रूरत पड़ेगी, वो होता है इफ्यूज़न। ठीक है। इफ्यूज़न क्या होता है, सुनो मेरी बात। देखो, इफ्यूज़न का मीनिंग होता है सिंपली, अगर देखा जाए तो इफ्यूज़न आपका होता है, जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल दूँ, सही है ना, रुको एक बार, ओके। देखो, अगर मैं आपको एग्जांपल दूँ, जब आप फार्ट करते हो, ठीक है, मतलब अपना जो बॉडी है उससे जो गैस है उसको एक्सक्रीट करते हो एनस के माध्यम से, ठीक है। तो उस कंडीशन में आप क्या करते हो, उस कंडीशन में कभी भी देखना, आप फार्ट करने के लिए थोड़ा सा फोर्स अपनी तरफ से ड्राइव करते हो, थोड़ा सा फोर्स, वो कंडीशन है इफ्यूज़न। ठीक है। डिफ्यूज़न में आप ढक्कन खोल रहे हो, वो कोई आप प्रेशर एक्सर्ट नहीं कर रहे हो उस चीज़ पे, ठीक है, आप सिर्फ खोलने के लिए स्पेस दे रहे हो, आप गैस के पीछे से कोई धक्का नहीं मार रहे हो। बट इन द कंडीशन ऑफ फार्टिंग यू आर एक्सर्टिंग ए प्रेशर ऑल्सो, सो गैस शुड मूव आउट ऑफ योर बॉडी वेरी एफिशिएंटली। ठीक है। तो उस कंडीशन को बोलते हैं इफ्यूज़न। ठीक है। उस कंडीशन में आप सेकंड वाली कंडीशन है, तो छोड़ो इसको, ये मैं आपको डिफ्यूज़न के बारे में बता रहा था। ठीक है। तो मैक्सवेल ने एक रूल दिया था डिफ्यूज़न के बारे में, ठीक है, और ये रूल आपका क्या था, ये रूल आपका ये था कि किसी भी गैस है, कोई भी गैस है, उसकी डिफ्यूज़न की रेट है, ठीक है, डिफ्यूज़न की रेट है जिसको CRMS बोलते हैं, वो प्रोपोर्शनल होती है उसकी डेंसिटी के अंडर रूट के, ठीक है, सॉरी, उसकी डेंसिटी के अंडर रूट के एंटी प्रोपोर्शनल होती है। ये जो रूल आपका है, ये रूल है मैक्सवेल का डिफ्यूज़न का रूल। अगर ना समझ में आया तो मैं, देखो वैसे तो मैंने CRMS एक जगह आपको बता दिया क्या होता है, बट अगर आप इसको अपने माइंड में गेटअप नहीं कर पा रहे हो, तो मैं आपको सीधा सा बताता हूँ, किसी भी गैस के डिफ्यूज़न की जो वेलोसिटी है ना, सीधा वेलोसिटी लिखो, ये भी एक टाइप की है वेलोसिटी, ठीक है, ये रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, आप डायरेक्ट वेलोसिटी बोल सकते हो। ठीक है। तो किसी भी गैस के बाहर निकलने की जो वेलोसिटी है, वो उसकी डेंसिटी के अंडर रूट के क्या होती है, एंटी प्रोपोर्शनल होती है। ये आपका किसका रूल है, ये मैक्सवेल का डिफ्यूज़न रूल है। ठीक है। और अब मैं आपको और डिटेल में बताता हूँ इसके बारे में। देखो, मैं इसका एग्जांपल देके समझाता हूँ। एक चीज़ मुझे बताओ, कोई गैस है वो ज़्यादा भारी है, तो उसको बाहर आने में जो कठिनाई होगी वो ज़्यादा होगी या कम होगी? सीधी सी बात, अगर हैवी मॉलिक्यूल्स होंगे तो वो किसी कंटेनर के अंदर ही पड़े रहेंगे, वो डिफ्यूज़ होना ही नहीं चाहेंगे। ठीक है। तो अगर डेंसिटी ज़्यादा होगी तो उनके बाहर आने की वेलोसिटी बहुत लीचड़ होगी, कम होगी एकदम। ठीक है। और अगर ठीक है, और अगर कोई गैस है उसका डेंसिटी बहुत कम होगा, जैसे पेट्रोलियम होता है, जैसे आपका परफ्यूम होता है, इनकी डेंसिटी बहुत कम होती है। अगर डेंसिटी कम होगी तो वो ज़्यादा उड़ेगा, ठीक है, उसकी वेलोसिटी क्या होगी, ज़्यादा। यही एक मैथमेटिकल फॉर्म में किसने बताया था, मैक्सवेल ने बताया था। आई समझ में? अब यहाँ चाहे आप कांस्टेंट वगैरह का नाम ले दो, CRMS = K/√D, ठीक है, बट ऐसा नहीं पूछते। क्वेश्चन ये आता है, मैं आपको डायरेक्टली फॉर्मूला बताऊँ। देखो, CRMS 1 क्या हो जाएगा, K/√D1, CRMS 2 किसी गैस के लिए क्या हो जाएगा, K/√D2। तो मेन फॉर्मूला है वो ये बनता है, C1/C2, RMS लिख लेना आगे, ठीक है, =√D2/√D1। ये फॉर्मूला बनता है। तो इसको आप अच्छे से कर लेना। आई बात समझ में? ये आपको पूछेगा एग्जाम में, क्वेश्चन ये आएगा, एक गैस है, उसकी डेंसिटी इतनी है
तो उसके डिफ्यूज़न की रेट ये है। अगर दूसरी गैस की डिफ्यूज़न की रेट ये है तो उसकी डेंसिटी का क्या करो, कैलकुलेशन करो। तो आपको डेंसिटी पूछ लेगा दूसरी गैस की, वहाँ ये फॉर्मूला है, ये आपको हेल्प करेगा। आई बात समझ में? तो बस ये जो रूल है ये आपका क्या है, मैक्सवेल का डिफ्यूज़न रूल है। मैक्सवेल के डिफ्यूज़न रूल का ग्राफ आपको नहीं पूछेगा, ठीक। वैसे मैं बता दूँ, मैक्सवेल के डिफ्यूज़न का ग्राफ है वो ऐसा कुछ आता है, ऐसा ग्राफ, ठीक है। अंडर रूट का ग्राफ है वो कुछ ऐसा ही आता है, छोटी चीज़ों का अंडर रूट। बट ये एक कंप्यूटरिकल ग्राफ है, ये ग्राफ बनता नहीं है, रूट का ग्राफ बनता नहीं है नॉर्मली। एक मशीन बना सकती है रूट का ग्राफ, आदमी नहीं बना सकता, क्योंकि रूट का ग्राफ थोड़ा सा अजीबोगरीब सा आता है, इसीलिए रूट का, क्योंकि देखो छोटी चीज़ें उनका रूट, जैसे √2 है वो 1.414 है, ठीक है। √1 है वो काफ़ी बड़ा है 1, और √3 है वो आपका 1.31 कितना 732 है ना, ऐसे करके है ये कुछ, ठीक है। तो डेटा में काफ़ी वेरिएशन पाता है, और जैसे जैसे आप नीचे जाते हो ये वेरिएशन काफ़ी, जैसे √4 है तो वो 2 हो गया, तो ये वेरिएशन अजीब सा होता है, मतलब ये वेरिएशन कभी भी कांस्टेंट नहीं होता, ऐसा कुछ एक सिंगल ग्राफ नहीं आएगा, ठीक है। काफ़ी अजीब सा ग्राफ आएगा, अपन लोग नहीं बना सकते। तो मैक्सवेल का जो ये आपको यही पूछ सकता है, एक तो रूल पूछ सकता है आपको, हाँ ये ज़रूर आपसे पूछ सकता है कि CRMS और 1/√T में ग्राफ बताओ, तो फिर बीच में प्रोपोर्शनलिटी है, सीधा प्रोपोर्शनल का ग्राफ बना के आ जाना, बाकी नहीं पूछेगा। आई होप आपको समझ में आई चीज़ें, ये रूल आपको भी क्लियर हुआ मेरे हिसाब से, हुआ ना। नेक्स्ट एक बार ये छोड़ो, ये मैं हमेशा लास्ट में बताता हूँ, ये सुनो आप, डाल्टन का पार्शियल प्रेशर का रूल है वो क्या होता है, ठीक है। ये सुनो आप, डाल्टन का पार्शियल प्रेशर का, अरे यार मैंने सारा मिटा दिया, चलो कोई नहीं, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, सारे हो गए। ओके सुनो, जो डाल्टन है उन्होंने ये बोला था, डाल्टन ने ये बोला था कि जैसे मान लो कोई भी वेसल है, ठीक है, कोई वेसल है और उस वेसल के अंदर आपने 4-5 गैस भर ली, ठीक है, और वो 4-5 गैस है वो ऐसी है कि वो आपस में रिएक्ट नहीं कर सकती। जैसे आपने कोई वेसल है, उसके अंदर आपने हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन 4 गैस भर ली। अच्छा, आपने ये मेजर किया कि उस वेसल के अंदर जितना भी प्रेशर लग रहा है, सीधी सी बात है, उसके अंदर गैस भरी हुई है वेसल के अंदर, वो गैसेस हमेशा फैलना चाहती है ज़्यादा से ज़्यादा, तो वो वेसल की दीवारों पर क्या लगाएगी, अंदर से प्रेशर लगाएगी। अच्छा, अगर वो जो आपका गैसेज है
वो अगर प्रेशर लगाएगी किस पे, वेसल की दीवारों पे, तो उसमें सब गैसेस का अलग अलग कंट्रीब्यूशन होगा। सीधी सी बात है कि 7 एटीएम प्रेशर लग रहा है मान लो गैसेस की दीवारों पे, तो उसमें से एक कंट्रीब्यूशन होगा मान लो हीलियम का, 5 का कंट्रीब्यूशन होगा आर्गन का, ऐसे अलग अलग कंट्रीब्यूशन होगा ना। अच्छा, डाल्टन ने ये बोला, अच्छा उस कंट्रीब्यूशन को बोलते हैं पार्शियल प्रेशर। जो पूरी गैस का कुल मिला के आता है, आपने गैस को मिक्स करके भरा, सबको अंदर बंद किया, पैक किया और पूरे वेसल का प्रेशर नाप लिया, उसको तो बोलते हैं वेसल का प्रेशर। ठीक है, और अलग अलग गैस उस वेसल के अंदर कितना प्रेशर लगा रही है उसको बोलते हैं वेसल का पार्शियल प्रेशर। ठीक है, जैसे मैं आपको एग्जांपल दूँ, मान लो आपने एक कंटेनर है 20 लीटर का, उसके अंदर आपने 4 गैसेस भर ली, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टोन। क्लियर? अच्छा, अब आप क्या करो, अब आप एक और कंटेनर लो 20 लीटर का, उसके अंदर जितनी हीलियम आपने भर रखी है रियल वेसल में, जिसको यूज में लेना है, जिसमें 400-500 मिक्स है, रियल वेसल में आपने जितनी हीलियम भर रखी है उतनी ही हीलियम उस 20 लीटर वाले खाली वेसल में भर दो और उस वेसल का प्रेशर नाप लो। अब सीधी सी बात है, उस वेसल में तो उतनी सी हीलियम है और इसमें सारी गैसेज है, तो हीलियम कितना प्रेशर लगा रही है उस वेसल पे पता चल जाएगा ना। हीलियम के कारण कितना प्रेशर लग रहा है, मैं मान लेता हूँ हीलियम के कारण लग रहा है 3 एटीएम। हीलियम के कारण कितना प्रेशर लग रहा है 3 एटीएम। अच्छा, उसके बाद मैंने ऐसे ही नियोन के साथ किया, ऐसे ही आर्गन के साथ किया और ऐसे ही क्रिप्टोन के साथ किया। अच्छा, जब आप चारों गैसेस को उस 20 लीटर वाले में अलग अलग भर के और प्रेशर नापोगे और सबके प्रेशर का सम करोगे, तो वो जो रियल वेसल है उसमें लगने वाले टोटल प्रेशर के क्या आएगा, इक्वल आएगा। यानी डाल्टन ने ऐसे बोला था कि किसी भी वेसल के अंदर अलग अलग है, किसी भी वेसल के अंदर सभी गैसेस का अलग अलग पार्शियल प्रेशर, पार्शियल का मतलब अपना अपना, सभी गैसेस का पार्शियल प्रेशर का सम टोटल प्रेशर के क्या होता है, इक्वल होता है। जैसे कोई भी आपका जैसे वेसल है, सुनो, कोई भी जैसे आपका वेसल है, इस वेसल के अंदर आपने हीलियम भर दी, ऐसे रहती नहीं है, गैसेस मिक्स हो जाती हैं, क्रिप्टोन भर दी, आर्गन भर दी और नियोन भर दी। नियोन लगा रही है P1 प्रेशर, क्रिप्टोन लगा रही है P2 प्रेशर, हीलियम लगा रही है P3 प्रेशर, आर्गन लगा रही है P4 प्रेशर। तो जो वेसल का प्रेशर टोटल P आएगा वो हमेशा P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस P4 सबके सम के क्या होगा, इक्वल होगा। ये किसने बोला था, ये डाल्टन ने बोला था। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और, इसमें आप एक अगर कोई रिएक्टिव गैस भरोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। इसके अंदर अगर आप एक रिएक्टिव गैस अगर भरोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि बाकी 3 तो इनएक्टिव गैसेज हैं, बाकी 3 तो इनर्ट गैसेज हैं। अगर एक आपने एक्टिव गैस भर भी ली, 1 मिनट होल्ड ऑन, ओके, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। अगर आपने उसके अंदर एक एक्टिव गैस भर भी ली तो बाकी 3 तो इनर्ट है, वो उसके साथ एक्टिव नहीं करेगी, तो आप एक भर सकते हो, बट हाँ एक से ज़्यादा नहीं। अगर आपने 2 गैसेज भर ली, एक N2 भर ली और एक O2 भर ली, तो फिर NO2 बन जाएगा उसके अंदर, और फिर प्रेशर में भी फ़र्क आ जाएगा, क्योंकि गैस के मॉलिक्यूल्स जब आपस में जुड़ते हैं ना तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करने लग जाते हैं, प्रेशर का सिस्टम बिगड़ जाता है। ठीक है, तो थोड़ा सा ये ध्यान रखना, अगर किसी वेसल के अंदर सारी अगर इनर्ट गैसेज भरी हुई है,
अगर सारी इनर्ट गैसेज भरी हुई है तो उस कंडीशन में उस वेसल का जो टोटल प्रेशर है वो सभी प्रेशर के सम के क्या होगा, इक्वल होगा। क्लियर? आई होप यू अंडरस्टूड इट वेरी प्रॉपरली। दैट इज द लॉ ऑफ डाल्टन्स पार्शियल प्रेशर। कर लोगे? ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। एक बच्चा था आपका, एक आपका बच्चा था यूनिवर्सल गैस रूल। देखो, यूनिवर्सल गैस रूल ये बोलता है, आपने पढ़ा P प्रोपोर्शनल टू 1/V, आपने पढ़ा V प्रोपोर्शनल टू T, आपने पढ़ा P प्रोपोर्शनल टू T। इन तीनों को ज्वाइन करके एक रूल बनाया, P1V1/T1 इज इक्वल टू P2V2/T2 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। और इस रूल को क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल गैस रूल। कहीं भी एनसीईआरटी बुक इस रूल को मेंशन नहीं करती, कहीं भी जिक्र नहीं है, ऐसा कोई रूल है भी नहीं। यूनिवर्सल गैस रूल किसी साइंटिस्ट ने नहीं दिया, कुछ नहीं है, बट ये एग्जिस्ट करता है। क्योंकि देखो P1V1 P2V2 आपस में इक्वल होते हैं, ठीक है, VT के प्रोपोर्शनल होता है, PT के प्रोपोर्शनल होता है, और तो ये है, ठीक है, ये एग्जिस्ट करता है। ये आईटी के अंदर जो क्वेश्चन आते हैं ना आपके मेंस एडवांस के एग्ज़ाम में, वहाँ ये रूल काम करता है। वहाँ वो प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर एक गैस का तीनों दे देते हैं, और दूसरी गैस का सिर्फ प्रेशर और वॉल्यूम देते हैं, ठीक है, और टेम्परेचर पूछ लेते हैं, तो वहाँ आपको ये काम आएगा, ठीक है। आइडियल गैस बोल देंगे, आपको ये करना पड़ेगा, कर लोगे ना, तो इसको बोलते हैं यूनिवर्सल गैस रूल। क्लियर? आगे देखो, एक मिनट, परहैप्स कुछ सेटअप तो रह